नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका काव्या जी के टिप्स में। देखिए, इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश का भाग 4। तो देखिए, भाग 3 मैंने आपको पढ़ा दिया है। भाग 3 था पूर्वी मैदान, इससे पहले भाग 2 पढ़ा दिया था अरावली पर्वतमाला, और इससे पहले भाग 1 पढ़ा दिया था मैंने आपको थार का मरुस्थल। तो राजस्थान को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो 3 भाग अपन ने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार, जो कि राजस्थान का कौन सा भाग है? 4th भाग है। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज हम हाड़ौती के पठार का। देखिए, पढ़ते हैं हाड़ौती का पठार। तो देखिए, पढ़ेंगे हाड़ौती का पठार। इसको बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठार। इसी को बोलते हैं हाड़ौती का पठार। देखिए, जो ये हाड़ौती का पठार है, ये मालवा के पठार का ही भाग है। किसका भाग है? ये मालवा के पठार का ही भाग है। तो आपसे पूछे राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश मालवा के पठार का ही भाग है, तो वो होगा हाड़ौती का पठार। तो ध्यान रखना, हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का ही भाग है। तो देखिए, मालवा के पठार का ही भाग क्या हो गया? हाड़ौती का पठार। अब देखिए अवशेष। तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिए थे, जब मैंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ाया था, कि जो गोंडवाना लेन के अवशेष है वो पर्वत और पठार, राजस्थान के अंदर जो पर्वत और पठार है वो किसके अवशेष है? वो गोंडवाना लेन के अवशेष है। और जो थार का मरुस्थल, जो पूर्वी मैदान है, वो किसके अवशेष है? 33 सागर के अवशेष है। जबकि राजस्थान में अंगारा लेन के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये हाड़ौती का पठार किसका अवशेष है? गोंडवाना लेन का अवशेष है। अब देखिए, इसकी उत्पत्ति कब हुई? किसकी? हाड़ौती के पठार की। हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति कब हुई? मध्यजीवी महाकल्प के। कहाँ पर? मध्यजीवी महाकल्प में। तो सबसे पहले ध्यान रखना, मध्यजीवी महाकल्प में किसकी उत्पत्ति हुई थी? हाड़ौती के पठार को। और इसको ऐसे भी याद रख लीजिएगा, मीसोजोइक कल्प के क्रिटेशियस युग में। किसे? मीसोजोइक कल्प के क्रिटेशियस युग में किसकी उत्पत्ति हुई थी? क्रिटेशियस युग में हाड़ौती के पठार को। जबकि आपसे पूछे प्री कैम्ब्रियन युग में किसकी उत्पत्ति हुई थी? अरावली की। किसकी उत्पत्ति हुई थी? अरावली की। और आपसे पूछे, जैसे बताइए, प्लीस्टोसीन युग के अंतिम समय में किसकी उत्पत्ति हुई थी? पूर्वी मैदान की। आपसे पूछे, प्लीस्टोसीन युग में किसकी उत्पत्ति हुई थी? थार के मरुस्थल की। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इसी के साथ देखो, आगे चलते हैं। अब है निर्माण। तो देखिए, निर्माण टर्सरी क्रम की चट्टानों से। इसका निर्माण कौन से क्रम की चट्टानों से हुआ? ध्यान रखना, टर्सरी क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। कौन से क्रम की चट्टानों से? टर्सरी क्रम की चट्टानों से। जबकि अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ है वो कौन सी चट्टानों से हुआ है? क्वाटरजाई चट्टानों से। और भारत के अनुसार धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। कौन सी क्रम की? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। तो आपसे पूछा, टर्सरी क्रम की चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है? हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ है। अब देखिए, हाड़ौती के पठार का निर्माण आपको सभी का पता हुआ, इसे लावा पठार भी बोलते हैं। हाड़ौती के पठार को क्या बोलते हैं? लावा पठार भी बोलते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार के कौन से निक्षेपण से? दरारे निक्षेपण से जमा बेसाल्ट लावा द्वारा। तो आपसे पूछे, कौन से लावा द्वारा हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ है? बेसाल्ट लावा द्वारा। कौन से लावा द्वारा? बेसाल्ट लावा द्वारा हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ है। तो जो हाड़ौती का पठार बना है वो किस प्रक्रिया के दौरान बना है? ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान बना है। अब बेसाल्ट लावा, ध्यान रखना। तो देखिए, हाड़ौती के पठार में आपसे पूछे मुख्यतः कौन सी चट्टानें पाई जाती है? ऑब्वियसली, जब बेसाल्ट लावा से इसका निर्माण हुआ है तो यहाँ कौन सी चट्टानें पाई जाएगी? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। तो आपसे पूछा, हाड़ौती के पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। अब देखिए इसकी औसत ऊंचाई। जबकि मैं आपसे पूछूं, अरावली में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, अरावली में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है? ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। जबकि हाड़ौती के पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। अब देखिए इसकी औसत ऊंचाई। तो आपसे मैं पूछूं, थार के मरुस्थल की औसत ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर। ठीक है। अब उसके बाद कौन सा भौतिक प्रदेश था? अरावली। अरावली की कितनी थी? 930 मीटर। पूर्वी मैदान पूछे आपको, पूर्वी मैदान की कितनी थी? पूर्वी मैदान की औसत ऊंचाई पूछे तो आपको ध्यान रखना है 280 से 500 मीटर के बीच। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई बताइए तो 500 मीटर। कितनी?
500 मीटर। अब देखिए इसका उपनाम आपसे पूछे कि हारती के पठार का उपनाम बताइए, तो मैंने आपको ट्रिक्स में बता दिया था, मरु प्रदेश के लोग मेरू पर्वत पर चढ़कर मेवात के माल को देखते हैं। तो इसका उपनाम क्या होगा? माल प्रदेश। क्या उपनाम होगा इसका? तो इसका उपनाम होगा माल प्रदेश। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम मिलते हैं आगे। तो देखिए आगे क्षेत्रफल। तो हाड़ौती के पठार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 6.89, लगभग कितना? 7%। तो राजस्थान के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर हाड़ौती का पठार फैला हुआ है? लगभग 7% भूभाग पर, या एग्जैक्ट बोले तो 6.89% क्षेत्रफल पर। अब देखिए यहाँ पर कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? तो राजस्थान की कुल जनसंख्या 11% कहाँ निवास करता है? हाड़ौती के पठार में। तो ध्यान रखना 7-11, क्या याद रखोगे? 7-11। तो 11% हाड़ौती के क्षेत्रफल की क्या है? जनसंख्या है। तो क्षेत्रफल है 6.89 और जनसंख्या कितनी है? 11। तो 7-11। अब देखो इसका विस्तार कितने जिलों में है? इसका विस्तार है 7 जिलों में। कितने जिलों में? 7 जिलों में। तो 7 जिले देखो, आपको ये तो पता ही रहता ही है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये तो आपको पता रहता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये तो मुख्य जिले हैं जो हाड़ौती के पठार में शामिल है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। इसके अलावा ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़, भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र और बांसवाड़ा भी किसमें आते हैं? हाड़ौती के पठार में आते हैं। तो टोटल कितने जिले हैं शामिल? 7 जिले। तो 4 तो आपको याद रहेंगे मुँह पे, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। और लेकिन ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़, भीलवाड़ा का कुछ भाग और बांसवाड़ा जिला किस में आता है? हाड़ौती के पठार में आता है। अब देखिए इसका ढाल कैसे है? इसका ढाल कैसे है? तो बहुत सारे कर देते हैं दक्षिण में होने के, इसका ढाल क्या करते हैं? दक्षिण में कर देते हैं। नहीं, इसका ढाल कैसे है? दक्षिण से उत्तर की ओर। इसका ढाल कैसे है? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आपसे पूछे कि हाड़ौती के पठार का ढाल कैसा है? दक्षिण से उत्तर की ओर है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्वियसली कौन सी मृदा पाई जाएगी? जहाँ बेसाल्ट लावा है, लावा निर्मित मृदा कौन सी होती है? काली मृदा। तो आपसे पूछे कि हाड़ौती के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। काली मृदा को बोलते हैं कपासी मृदा। कपास के लिए बहुत सर्वतो उपयोगी होती है, इसलिए बोलते हैं कपासी मृदा। इसे बोलते हैं रेगूर मृदा। बहुत बार क्वेश्चन आता है, किस मृदा को रेगूर मृदा बोलते हैं? काली मृदा को। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वर्टिसोल्स, वर्टिसोल्स। तो ध्यान रखना काली मृदा, कपासी मृदा, रेगूर मृदा, वर्टिसोल्स। तो ध्यान रखना काली मृदा, कपासी मृदा, रेगूर मृदा एक ही नाम है और इसका वैज्ञानिक नाम है वर्टिसोल्स। तो कहाँ पाई जाती है काली मृदा? हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। अब देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भूभाग है पूर्वी मैदान। और आपसे पूछ लें कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भूभाग, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भूभाग, तो आप क्या करोगे? हाड़ौती का पठार, क्योंकि झालावाड़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। दूसरे नंबर पर राजस्थान में जो बारिश होती है वो होती है बांसवाड़ा जिले में। पहला जिला है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, दूसरा है बांसवाड़ा, और दोनों ही जिले किस में आते हैं? हाड़ौती के पठार में। तो सर्वाधिक वर्षा वाला भूभाग कौन सा होगा? हाड़ौती का पठार। अब देखिए हाड़ौती के पठार की सबसे महत्वपूर्ण नदी, आपसे क्वेश्चन कर ले, हाड़ौती के पठार की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? चंबल नदी। तो हाड़ौती के पठार की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी होगी? चंबल नदी। इसी के साथ देखिए आपसे पूछे सर्वाधिक नदियों वाला भूभाग, सर्वाधिक नदियों वाला भूभाग, तो सर्वाधिक नदियों वाला भूभाग क्या होगा? हाड़ौती का पठार। मैं आपसे पूछूं सर्वाधिक नदियों वाला जिला, सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़। लेकिन सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग क्या होगा? कोटा। और मैं पूछूं आपसे सर्वाधिक नदियों वाला भूभाग, तो आप क्या करोगे? हाड़ौती का पठार। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे देखते हैं भारत के संदर्भ में हाड़ौती का पठार। तो देखिए ये जो है ये अरावली पर्वतमाला है। ये क्या है? अरावली पर्वतमाला है, जो किससे निर्मित है? ग्रेनाइट
चट्टानों से। किससे निर्मित है ये? ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। अब देखिए यहाँ है अरावली पर्वतमाला और यहाँ है विंध्याचल पर्वतमाला। तो देखिए ये विंध्याचल पर्वतमाला के किनारे, किनारे कगार मतलब होता है किनारे, कगार मतलब कगार पर या किनारे पर कौन सी भूमि है? विंध्यन कगार भूमि है, इसलिए इसको बोलते हैं विंध्यन कगार भूमि। ये जो विंध्याचल पर्वतमाला के कगार पर या किनारे पर होने के कारण इसको बोलते हैं विंध्यन कगार भूमि। अब देखिए इस विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर में है मालवा का पठार और मालवा के पठार का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? हाड़ौती का पठार। तो ध्यान रखना मालवा के पठार का उत्तरी भाग कहलाएगा हाड़ौती का पठार। और मालवा के पठार और अरावली पर्वतमाला के बीच में आपसे पूछे कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार। आपसे पूछे अरावली पर्वतमाला और मालवा के पठार के बीच, अरावली पर्वतमाला और मालवा के पठार के बीच कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार। और आपसे ऐसे पूछे क्योंकि देखो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है हाड़ौती का पठार, और आपसे पूछे विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला के बीच में कौन सा पठार है और ऑप्शन में हाड़ौती का पठार नहीं हो, तब आप कर देना मालवा का पठार। और हाड़ौती का पठार भी है और मालवा का पठार भी है और ऑप्शन में है दोनों, तो दोनों कर देना। भाई देखो दोनों में से एक पूछे तो ध्यान रखना मालवा का पठार आएगा, क्योंकि मालवा के पठार का उत्तरी भाग है हाड़ौती का पठार। तो ध्यान रखना अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में कौन सा पठार है? मालवा का पठार। और आपसे पूछे मालवा का पठार और अरावली के मध्य कौन सा पठार है, तब आपको करना है हाड़ौती का पठार। और ये जो मालवा का पठार है ये किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो इसको यहाँ समझते हैं, देखो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है मालवा का पठार और मालवा के पठार का भाग है हाड़ौती का पठार। तो ध्यान रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है मालवा का पठार, मालवा के पठार का भाग है हाड़ौती का पठार। तो यहाँ आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में कौन सा पठार है? मालवा का पठार। और आपसे पूछ ले ऐसा घुमा के मालवा के पठार और अरावली पर्वतमाला के बीच में कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार। और आपसे पूछे विंध्याचल पर्वतमाला की किनारे वाली भूमि या कगार वाली भूमि को किस नाम से जाना जाता है? विंध्यन कगार भूमि के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसको विंध्यन कगार भूमि बोलते हैं क्योंकि विंध्याचल पर्वतमाला के किनारे पर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो देखिए आगे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो देखिए ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है? महान सीमा भ्रंश, महान सीमांत भ्रंश कितना किलोमीटर लंबा है? 480 किलोमीटर लंबा है। तो ध्यान रखिएगा भारत का सबसे लंबा महान सीमांत भ्रंश कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान के किस भाग में? दक्षिणी पूर्वी भाग में है। किन किन के मध्य है? अरावली व हाड़ौती के पठार के मध्य स्थित है। किन किन के मध्य? अरावली व हाड़ौती के पठार के मध्य स्थित है। आपसे पूछे कि राजस्थान में महान सीमांत भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किस दिशा में है? तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दक्षिणी पूर्व में। कहाँ है? दक्षिणी पूर्व में क्या है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किस रूप में है? ये क्या है? इन दिनों के बीच में एक दरार है। दरार तो पड़ गई लेकिन वो क्या हुई? अलग नहीं हुई है। तो ध्यान रखना आपसे पूछे अरावली और हाड़ौती के पठार को कौन अलग करती है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अलग करती है। तो देखिए मुख्य रूप से इसमें दो जिले आते हैं, बूंदी व सवाई माधोपुर। कौन से? बूंदी व सवाई माधोपुर किस में आते हैं? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट में आते हैं। लेकिन इसका विस्तार पूछ रहे कोटा बूंदी झालावाड़ बारां, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ है ना। तो ध्यान रखना करौली सवाई माधोपुर और धौलपुर इसमें किस में आते हैं? ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट में इसका विस्तार है। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पाई जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट? बूंदी व सवाई माधोपुर में। कितना किलोमीटर लंबा है? 480 किलोमीटर लंबा है। राजस्थान के किस भाग में है? दक्षिणी पूर्वी भाग में है, जो कि भारत का सबसे लंबा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। तो ध्यान रखना ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान में है, भारत का सबसे लंबा। और ये क्या करता है? अरावली पर्वतमाला को हाड़ौती से अलग करता है। तो आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि बताइए किस दिशा में है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट? तो ध्यान रखना दक्षिणी पूर्वी दिशा में। कौन कौन से जिले शामिल है? तो आप ये जिले ध्यान रख लीजिएगा, कोटा बूंदी झालावाड़ बारां सवाई माधोपुर धौलपुर करौली। ठीक है, इसके अलावा मुख्य रूप से पूछे तो बूंदी व सवाई माधोपुर। और इसी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पर NH-52 स्थित है। कौन सा? NH-52 जो कौन सी टनल है? बूंदी टनल। जो बूंदी सुरंग है
वो इसी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पर स्थित है। तो आपसे यहाँ तक पूछे तो आप इसका आंसर राइट देखिए है। इसकी लंबाई ध्यान रखना 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की। ठीक है, भारत का सबसे लंबा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। मुख्य रूप से कौन से जिले शामिल है? बूंदी और सवाई माधोपुर। राजस्थान के किस भाग में शामिल है? दक्षिणी पूर्वी भाग में शामिल है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे बढ़ेंगे हाड़ौती के पठार के भाग, या आप इसको बोल सकते हो हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण। तो देखिए हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा गया है, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का पठार। कौन कौन से भाग? विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का पठार, जिसे बोलते हैं दक्कन ट्रेप, जिसे बोलते हैं दक्कन का लावा पठार। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो विंध्यन कगार भूमि है ये बलुआ व चूना पत्थर से निर्मित है। किसे? बलुआ व चूना पत्थर से निर्मित है। कौन सी? विंध्यन कगार भूमि, जो कि क्या है? विंध्याचल पर्वतमाला का ही एक भाग है या एक हिस्सा है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि विंध्याचल पर्वतमाला के कगार मतलब किनारे पर स्थित होने के कारण इसको बोलते हैं विंध्यन कगार भूमि। अब देखिए इस विंध्यन कगार भूमि में कौन कौन से जिले आते हैं? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो आप ध्यान रखिएगा, विंध्यन कगार भूमि के तहत कौन से जिले आते हैं? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हाड़ौती के पठार के दो भाग है। पहला है विंध्यन कगार भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। और विंध्यन कगार भूमि किससे निर्मित है? बलुआ व चूना पत्थरों से निर्मित। किससे? बलुआ व चूना पत्थरों से निर्मित है। किसका भाग है ये? विंध्याचल पर्वतमाला का ही एक भाग है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। अब देखिए जो दक्कन का पठार है, सेकंड भाग जो है इसका कौन सा है? दक्कन का पठार या दक्कन ट्रेप, या इसको बोलते हैं दक्कन का लावा पठार। ये किससे निर्मित है? ये काली मृदा से निर्मित है। आपसे पूछे जो दक्कन का पठार है वो किससे निर्मित है? वो काली मृदा से निर्मित है। किससे निर्मित है? काली मृदा से निर्मित है। प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। जो दक्कन का पठार है वो किसका भाग है? वो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। अब देखिए इसमें दक्कन के पठार में कौन कौन से जिले शामिल है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसके अलावा इसके अंदर आता है ऊपरमाल का पठार। आपसे पूछे निम्न में से किस में ऊपरमाल का पठार शामिल है? विंध्यन कगार भूमि में या दक्कन ट्रेप में? तो ध्यान रखना दक्कन ट्रेप में। दक्कन ट्रेप में, दक्कन ट्रेप में कौन शामिल है? ऊपरमाल का पठार। मतलब बेसोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है ऊपरमाल का पठार। तो बेसोडगढ़ और बिजोलिया वाला, तो बेसोडगढ़ मतलब चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग और भीलवाड़ा का कुछ भाग किसमें शामिल है? दक्कन के पठार में शामिल है। अब देखिए इसी दक्कन के पठार में चंबल व उसकी सहायक नदियों द्वारा कौन से मैदान का निर्माण किया जाता है? त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान का निर्माण किया जाता है। तो आपसे पूछे त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में पाया जाता है? तो त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान राजस्थान के हाड़ौती के पठार में पाया जाता है। और हाड़ौती के पठार के भी कौन से भाग में पाया जाता है? दक्कन के पठार में पाया जाता है। अब इसी के साथ देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है राजस्थान का मैप। अब इस राजस्थान के मैप में मैंने आपको पहले बता दिया था कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। तो ये पढ़ने पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं हाड़ौती का पठार। अब देखिए जो ये हाड़ौती का पठार है इसका विस्तार मैप में यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से कौन कौन से जिले शामिल है इसमें? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। मुख्य रूप से हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिले शामिल है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, लेकिन इसका विस्तार पूछे, इसका विस्तार मुख्य कितने जिलों में है? तो ध्यान रखना 7 जिलों में। तो ध्यान रखना एक है चित्तौड़गढ़ का बेसोडगढ़ और एक है बिजोलिया। ठीक है, बिजोलिया भीलवाड़ा वाला आ गया 2 और एक है बांसवाड़ा। तो ध्यान रखना मुख्य रूप से तो ये 4 ही जिलों में है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब देखिए यहाँ जो 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, कितनी है? 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। आपसे पूछे पूर्वी मैदान को हाड़ौती के पठार से कौन सी रेखा अलग करती है? पूर्वी मैदान को हाड़ौती के पठार से
75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बताइए दोनों के बीच में कौन सी रेखा है। 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पूर्वी मैदान और आवर्ती के पठार को अलग करती है। इसी के साथ आपसे पूछे पूर्वी मैदान के पश्चिम में क्या है, कौन सा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदान के पश्चिम में, तो ध्यान रखना पूर्वी मैदान के पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला के पूर्व में है पूर्वी मैदान, और पूर्वी मैदान के पूर्व में है हाड़ौती का पठार। तो यहाँ कन्फ्यूज मत होना, इस मैप के द्वारा ही आपको आंसर देने हैं। मैं आपसे पूछूं 50 सेंटीमीटर से कम बारिश कहाँ होती है, अरावली के पश्चिम में। कहाँ पर, अरावली के पश्चिम में, जबकि अरावली के पूर्व में कितनी बारिश होती है, 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। तो आप थोड़ा ये मैप बनाना और ये थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ है 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो कि हाड़ौती के पठार में कितनी 75 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। 50 से 75 के बीच बारिश कहाँ होती है, पूर्वी मैदान में होती है, और 0 से 50 के बीच कहाँ बारिश होती है, थार के मरुस्थल में बारिश होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा किसको दर्शाती है, अरावली पर्वतमाला को दर्शाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं आगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम हाड़ौती के पठार के उपभाग। क्या पढ़ेंगे, हाड़ौती के पठार के उपभाग। तो देखिए हाड़ौती के पठार के दो भाग हैं, कौन कौन से, विंध्य का गारभूमि और दक्कन ट्रेप, ये दक्कन का लावा पठार। अब पढ़ रहे हैं अपन हाड़ौती के पठार के उपभाग, भाग के भी उपभाग। तो देखिए जो पहला है वो है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। कौन सा, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, जिन्हें बोलते हैं कोटा झालावाड़ की पहाड़ियाँ। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ इसी को बोलते हैं कोटा झालावाड़ की पहाड़ियाँ। देखो इनका आकार कैसा है, इनका आकार जैसे कुंडल होता है ना, कुंडल, तो कुंडल के आकार का, इसलिए इसको बोलते हैं कुंडलाकार पहाड़ियाँ। तो आपसे पूछे कि राजस्थान में कहाँ पर कुंडलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती है, कोटा झालावाड़ में। और ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ इन्हीं को बोलते हैं कुंडलाकार पहाड़ियाँ। अब देखिए ये जो कुंडलाकार पहाड़ियाँ हैं, जो मुकुंदरा के पहाड़ियाँ हैं, इनकी सबसे ऊंची चोटी है चांदमारी। क्या है, चांदमारी, कितनी 1517 मीटर ऊंची है। तो चांद बावड़ी ध्यान रखना अलग है, चांदमारी कोटा झालावाड़ में है, चांद बावड़ी वो आभानेरी दौसा में है, तो वो बावड़ी है और ये चोटी है। तो चांदमारी कहाँ की, मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन थोड़ा नोट कर लीजिएगा, हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो होगी चांदमारी। तो चांद बावड़ी कहाँ है, आभानेरी दौसा में, जबकि चांदमारी कहाँ है, कोटा झालावाड़ में। और ये हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो पहाड़ियाँ हैं कैसी है, ये कुंडल के आकार की, इसलिए इनको बोलते हैं कुंडलाकार पहाड़ियाँ। अब देखो इन्हीं पहाड़ियों पर दर्रा व जवाहर सागर अभ्यारण्य को मिलाकर क्या स्थापित किया गया था 1 जनवरी 2012 को। 1 जनवरी 2012 ध्यान रखिएगा, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किन किन को मिलकर बनाया गया, दर्रा व जवाहर सागर अभ्यारण्य को मिलाकर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान बना था। कब, 1 जनवरी 2012 को, 1 जनवरी 2012 को। और राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा था केवलादेव भरतपुर। तो 1980 और 1981 में बने थे। तो राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा केवलादेव भरतपुर में, और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ देखिए इसी पर ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है, इसी पर तीसरी बाघ परियोजना बनाई थी। कब, 10 अप्रैल 2013 को। उस बाघ परियोजना को नाम दिया गया था मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना। तो राजस्थान में कुल कितनी बाघ परियोजनाएं हैं, राजस्थान में 3 बाघ परियोजनाएं हैं। पहली रणथंभौर बाघ परियोजना, दूसरी सरिस्का बाघ परियोजना, और तीसरी है मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना। कब बनी, 10 अप्रैल 2013 को बनाई गई। कौन सी पहाड़ियों पर, मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियों पर। मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चांदमारी। या आपसे पूछे हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चांदमारी। इनका आकार कैसा है, कुंडलाकार। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे पढ़ते हैं हाड़ौती के पठार के उपभाग का
सेकंड भाग, और सेकंड भाग क्या है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, इन्हें बोलते हैं बूंदी की पहाड़ियाँ। इन्हें क्या बोलते हैं, बूंदी की पहाड़ियाँ बोलते हैं। और देखिए इनका आकार कैसा है, आधे चंद्रमा के समान है, इसलिए इनको बोलते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। अब देखिए इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार है बूंदी से लेकर कोटा झालावाड़ तक। तो आपको पूछे अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, बूंदी से लेकर कोटा झालावाड़ तक, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पर है, बूंदी जिले में। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, बूंदी जिले में पाई जाती है। तो देखिए जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं ये कैसी पहाड़ियाँ हैं, दोहरी पर्वतमाला वाली पहाड़ियाँ हैं। तो दोहरी पर्वतमाला वाली पहाड़ियाँ कैसे हैं, देखो यहाँ पर जो है अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला दोनों का ही रूप देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आता है राजस्थान के किस जिले में दोहरी पर्वतमाला देखने को मिलती है, तो आपका आंसर होगा बूंदी जिले में, क्योंकि वहाँ पर अरावली और विंध्याचल दोनों पर्वतमाला ही देखने को मिलती है। इसी के साथ देखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी, आपसे पूछे कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतूर चोटी। कौन सी है, सतूर चोटी, 353 मीटर ऊंची है। कौन सी चोटी, सतूर चोटी। अब देखिए अब आपसे पूछेगा कि जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ पे इस पर कुल कितने दर्रे हैं, 4 दर्रे हैं। तो पहला है रामगढ़ दर्रा, और रामगढ़ दर्रा क्या करता है, रामगढ़ को बूंदी से जोड़ता है। खटकर दर्रा, यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, मेज नदी गुजरती है। जेतावास दर्रा क्या करता है, कोटा बूंदी व कोटा और टोंक को जोड़ने का कार्य करता है। और लाखेरी दर्रा क्या करता है, सवाई माधोपुर और कोटा को जोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ है उस पर कितने दर्रे हैं, 4 दर्रे। तो क्या कैसे याद रखना है, राम ने खटखटाया जेतावास में किसके लिए, लाख के लिए। तो राम ने खटखटाया जेतावास में लाख के लिए, ये ट्रिक्स याद कर लेना तो आपको पता रहेगा कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियों पर कौन कौन से दर्रे बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, अर्ध के पठार के उपभाग का थर्ड भाग। तो देखिए जो थर्ड भाग है वो है शाहाबाद की पहाड़ियाँ। तो देखिए शाहाबाद की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये है 12 में। और इन्हीं शाहाबाद की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ भी कहते हैं इन्हें। और इन्हीं रामगढ़ की पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, घोड़े की नाल की आकार की पहाड़ियाँ। और इन पहाड़ियों का आकार भी कैसा है, घोड़े के नाल के आकार जैसा है, इसलिए इनको बोलते हैं घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ। तो राम किस पे बैठे, घोड़े पे बैठे। तो ऐसे याद रखना, रामगढ़ की पहाड़ियों का आकार कैसा है, घोड़े के नाल के जैसा। तो राम किस पे बैठते हैं, घोड़े पर बैठते हैं। और इसी रामगढ़ की पहाड़ियों में कौन सी झील है, रामगढ़ झील है। अब देखिए इस रामगढ़ की जो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो है कस्बा थाना, जो कि 456 मीटर ऊंची है। तो आपसे पूछे रामगढ़ पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कस्बा थाना। तो राम किस पे बैठ गए, घोड़े पे बैठ के कहाँ गए, थाना गए। तो याद रखेगी रामगढ़ पहाड़ियाँ, घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ, सबसे ऊंची चोटी थाना यानी कस्बा थाना। तो देखिए यहाँ पर कभी क्या गिरे थे, यहाँ पर कभी किसी समय यहाँ पे क्या गिरे थे, उल्का पिंड गिरे थे। और उल्का पिंड गिरने के कारण इसे देश का पहला जियो हेरिटेज घोषित किया गया। तो आपसे पूछे देश का पहला जियो हेरिटेज किसे घोषित किया गया था, रामगढ़ की पहाड़ियों को। या राजस्थान का सबसे पहला जियो हेरिटेज किसे घोषित किया गया, रामगढ़ की पहाड़ियों को। और ऑप्शन में रामगढ़ की पहाड़ियाँ नहीं हो तो आप ऑप्शन में क्या मिलेगा, शाहाबाद की पहाड़ियाँ या घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियाँ। इसी के साथ देखिए फोर्थ भाग, जो उपभाग है अर्ध के पठार का फोर्थ उपभाग है डग गंगदार उच्च भूमि क्षेत्र, जो कि झालावाड़ जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो आपसे पूछे कि डग गंगदार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान में कहाँ स्थित है, झालावाड़ जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब ये जो डग गंगदार भूमि है ये किससे निर्मित है, ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ये किससे निर्मित है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। और यहाँ क्या पाई जाती है, यहाँ काली मृदा पाई जाती है। यहाँ क्या पाई जाती है, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। और जो काली मृदा होती है वो किसके लिए उपयुक्त होती है, वो कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो आपसे पूछे डग गंगदार भूमि किसके लिए उपयुक्त है, कृषि के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ क्या पाई जाती है, काली मृदा
पाई जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो आप फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना। और इसी के साथ आज हम विराम देते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को, और यही अपना राजस्थान का भौतिक प्रदेश कंप्लीट होता है, चारों भाग। इसी के साथ जय हिंद, राम राम साहब। और आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनते रहिए और फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।